गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे MCQ ऑफ लेसन 4 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेसन 4 अर्थात मांग का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिमांड। इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि X वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण Y वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है तो इन वस्तुओं के बीच किस प्रकार का संबंध होता है। देखो बच्चों, एक X वस्तु है, जो हमारी वस्तु है, जो X वस्तु है, उसका जो प्राइस है वो बढ़ जाता है। X वस्तु की यानी कि प्राइस ऑफ X बढ़ गया तो क्या होता है कि अगर उसका प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी मांग कम हो जाएगी। तो लोग क्या करते हैं कि उसकी जो सब्स्टिट्यूट गुड है, जो प्रतिस्थापन वस्तु है, उसकी मांग ज़्यादा करने लग जाते हैं, क्योंकि वो X के मुकाबले में थोड़े से कम रेट की होती है या सस्ती होती है, उसका लो प्राइस होता है। तो इसलिए Y वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। तो इन वस्तुओं के बीच किस प्रकार का संबंध है। हमारा जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है, पूरक वस्तु ए है, ये नहीं है। बी है स्थानापन्न वस्तु, ये बी जो ऑप्शन ये बिल्कुल ठीक है बच्चों, क्योंकि जो स्थानापन्न वस्तुएं हैं ना, जो एक दूसरे के स्थान पर हम प्रयोग कर सकते हैं। एक वस्तु अगर महंगी हो जाती है तो हम दूसरी जो Y वस्तु है, अगर उसका रेट कम है तो उसकी जो डिमांड है ना वो बढ़ जाती है। तो वो कैसी वस्तुएं होती हैं, प्रतिस्थापन वस्तुएं होती हैं या स्थानापन्न वस्तुएं हैं। सी ऑप्शन है सामान्य वस्तु और डी है घटिया वस्तु। तो बच्चों ये दोनों ही गलत हैं। यहाँ पर हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है, स्थानापन्न वस्तु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार तथा पेट्रोल की मांग कहलाती है। कार और पेट्रोल, देखो बच्चों, कार पेट्रोल के बिना नहीं चल सकती। तो कार और पेट्रोल कैसी वस्तु हैं, पूरक वस्तु हैं, ये तो आप सबको पता है। ए ऑप्शन है स्थानापन्न वस्तु, ये गलत है। बी ऑप्शन है पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सी है सामान्य और डी है इकाई के बराबर, इकाई। तो यहाँ पर जो हमारा सही जो ऑप्शन है वो है पूरक वस्तु, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग वक्र का ढलान होता है धनात्मक ए ऑप्शन, बी ऑप्शन ऋणात्मक, सी ऑप्शन OX के समानांतर। देखो बच्चों, ये होता है OX, इसके समानांतर मांग वक्र नहीं होता है, तो ये भी यहाँ पर गलत है। और OY के समानांतर इस तरह से होता है, तो ये भी गलत है, ये डी ऑप्शन भी गलत है। तो ये ऋणात्मक ढलान होता है, यानी कि मांग वक्र का ढलान ऐसे होता है, ऋणात्मक। तो हमने बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन हमारे सामने है बच्चों, किन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और कंपटीशन टेस्ट जो होते हैं उनमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है। तो ए ऑप्शन हमारा है स्थानापन्न वस्तुएं, बी है सामान्य वस्तुएं और डी है प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, सी और डी है गिफन वस्तुएं। देखो, मांग का जो नियम है वो सामान्य वस्तुओं पर लागू होता है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। स्थानापन्न वस्तुएं, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं और गिफन वस्तुएं, ये जो प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं हैं और गिफन वस्तुएं हैं, ये मांग के नियम के अपवाद हैं, यहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा हमारे सामने है, किन वस्तुओं की मांग पर आय का प्रभाव ऋणात्मक होता है। किन वस्तुओं की मांग पर आय का प्रभाव ऋणात्मक होता है। देखो बच्चों, आय जो है, जब आय बढ़ती है ना तो मांग बढ़ती है। देखिएगा, आय का जो वक्र है वो क्या होता है, इधर हम आय दिखाएंगे, y एक्स पर हम इनकम दिखाएंगे, यानी कि ये जो उपभोक्ता की जो इनकम है ना वहाँ हमने दिखा दी। जैसे जैसे आय बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ता है, डिमांड, यहाँ हम दिखाएंगे क्वांटिटी डिमांडेड। तो जैसे जैसे आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ती है किसी भी वस्तु की। तो जो आय का वक्र है वो धनात्मक होता है, लेकिन किन वस्तुओं की मांग पर आय का प्रभाव ऋणात्मक होता है। यहाँ पर हमने क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ऋणात्मक किन वस्तुओं के लिए होता है जिसकी हमारी आय बढ़े और हम उन वस्तुओं को कम खरीदें या ना खरीदें। तो देखिएगा, सामान्य वस्तुओं पर तो मांग का आय का प्रभाव धनात्मक ही होता है। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, निम्न कोटि की वस्तुएं, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जो निम्न कोटि की वस्तुएं हैं, ये जो घटिया वस्तुएं हैं, इन पर मांग
मांग पर, इनकी मांग पर आय का प्रभाव ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन है वो निम्न कोटि की वस्तुएं आएगा। सामान्य वस्तुओं पर तो आय प्रभाव धनात्मक है। देखिएगा ए ऑप्शन है हमारा सामान्य वस्तुएं, तो यहाँ तो धनात्मक होता, ऋणात्मक नहीं होता। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं में तो अमीर लोग ज़्यादा महंगी वस्तुएं खरीदते हैं, तो यहाँ भी ये जो बी ऑप्शन है ये भी नहीं है। निम्न कोटि की वस्तुओं पर निम्न कोटि की वस्तुओं की मांग पर आय का प्रभाव ऋणात्मक होता है। ये जो सी ऑप्शन है ना ये हमारा बिल्कुल ठीक है, और डी इनमें से कोई नहीं, ये गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा। घटिया या निम्न कोटि की वस्तुएं हैं जिनकी, देखिएगा, जिनकी घटिया वस्तुएं कौन सी होती हैं? मांग आय के बढ़ने से घटती है। बिल्कुल ठीक है। जैसे जैसे व्यक्ति अमीर होता चला जाता है उसकी आय बढ़ जाती है तो उनकी मांग घट जाती है। घटिया वस्तुओं की मांग जो है ना आय के बढ़ने से, जैसे जैसे आय बढ़ेगी, ये ए ऑप्शन है, आय के बढ़ने से घटती है, वो घटिया वस्तुएं हैं। अब कह रहा है कि मांग आय के कम होने से बढ़ती है, और जब हम गरीब होते हैं, हमारी आय कम होती है, तो हम उनकी मांग करते हैं, बढ़ती है। तो ये दोनों ही ठीक हैं। यहाँ पर ये बी ऑप्शन है, और सी जो ऑप्शन है उपयुक्त दोनों, ये दोनों वाला ही ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। क्योंकि देखो घटिया वस्तुएं जो होती हैं तो हम उनकी मांग ज़्यादा करते हैं, और जब जैसे जैसे हमारे पास आय ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, हम रिच हो जाते हैं, अमीर हो जाते हैं, तो हम उन वस्तुओं की मांग नहीं करते। जैसे मैं एग्जांपल दूंगी, जैसे फुटपाथ पे कुछ वस्तुएं बिकती हैं, सस्ती सस्ती वस्तुएं बिकती हैं, तो जब हम गरीब होते हैं तो हम उनकी मांग करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारे पास पैसा बढ़ता है, हम अमीर हो जाते हैं, तो उन वस्तुओं की मांग नहीं करते हैं। और फिर अगर हमारी आय कम हो जाती है तो क्या होगा कि आय कम होने पर उनकी मांग बढ़ जाती है। तो उपयुक्त दोनों ही आएगा। और डी ऑप्शन है मांग पर आय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये ऑप्शन नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आएगा। और अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है सातवां। मांग के अपवाद की दशा में मांग वक्र का आकार होता है। मांग के अपवाद, एक्सेप्शंस ऑफ डिमांड, जो मांग के नियम के जो अपवाद हैं की दशा में मांग वक्र का आकार कैसा होता है? जो अपवाद क्या है, देखो बच्चों, वैसे तो मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक होता है, यानी कि सीधी रेखा होती है, सरल रेखा होती है ऋणात्मक ढाल वाली। लेकिन जहाँ अपवाद की बात आई तो वो दाईं तरफ, यानी कि ऊपर की ओर, यानी कि इस प्रकार से होगा। मांग के नियम के जो अपवाद हैं, जैसे गिफन गुड्स हैं, तो उनमें क्या होगा कि जो मांग है, मांग वक्र है, वो इस प्रकार से होगा, धनात्मक है, यानी कि दाएं ऊपर की ओर। देखो इधर से ये है बायां, बायां हाथ है, और इधर दायां है, तो दाहिनी तरफ और ऊपर की तरफ जैसा मैंने दिखाया ऐसा होगा, दाएं ऊपर की ओर। ए ऑप्शन हमारा ये ठीक है। और बी है दाएं नीचे की ओर। भाई दाएं हो और नीचे की ओर हो तो वो गलत हो जाएगा। बाएं ऊपर की ओर, अब जैसे बाएं की तरफ ऊपर की ओर तो वो उल्टा हो जाएगा, बाएं नीचे की ओर, ये सभी ऑप्शन गलत हैं। तो दाएं ऊपर की ओर, ये बी ऑप्शन भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है। तो हमारा ये जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। मांग का नियम दर्शाता है, मांग का जो नियम है वो क्या दर्शाता है? कीमत एवं पूर्ति का संबंध। देखो बच्चों, जो ए ऑप्शन है वो क्या कहता है कि कीमत में और पूर्ति में संबंध। ये तो पूर्ति का नियम दर्शाता है, ये तो पूर्ति का नियम है कि पूर्ति में और कीमत में संबंध, तो ये होगा पूर्ति का नियम, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन तो है नहीं। अगला है बी ऑप्शन, कीमत और लागत का संबंध, ये भी नहीं है। कीमत और मांग का संबंध, ये ठीक है, मांग में और कीमत का संबंध दिखाता है मांग का नियम, क्योंकि कीमत और आय का संबंध ये तो नहीं है। तो हमने देखा हमारा जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन कीमत और मांग का संबंध है, क्योंकि देखो बच्चों यहाँ पर ये जो मांग का नियम को मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगी कि अन्य बातें समान रहने पर कीमत के बढ़ने से मांग कम हो जाती है। अगर कीमत ज़्यादा है तो मांग कम है। यहाँ पर हमने क्वांटिटी डिमांडेड लिखते हैं और यहाँ प्राइस होता है, तो जैसे ही कीमत कम होगी तो मांग बढ़ जाती है। तो ये कीमत और मांग का संबंध ये दिखाता है, ये मांग का नियम, यानी कि ये मांग का, मैंने तो मांग वक्र बनाया है, लेकिन मांग का नियम क्या कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने से मांग घट जाती है, कीमत के घटने से मांग बढ़ जाती है। तो कीमत में और मांग में संबंध दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन हमारा है, यदि दो वस्तुओं का प्रयोग एक साथ किया जाए तो वस्तुएं कैसी हैं? दोनों का एक साथ करना पड़े, जैसे कार और पेट्रोल का हम एक साथ करते हैं, तो स्थानापन्न वस्तुएं तो नहीं होती हैं, वो तो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती हैं। जो ए ऑप्शन है स्थानापन्न, ये गलत है। अब बी ऑप्शन हम देखते हैं, दो वस्तुओं का, बी ऑप्शन में घटिया, ये भी गलत है। और सी ऑप्शन है सामान्य, ये भी गलत है। और डी ऑप्शन है पूरक, बिल्कुल दोनों वस्तुएं एक साथ प्रयोग की जाती हैं, ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है बच्चों। क्योंकि यहाँ पर जैसे कार और पेट्रोल, पेन और स्याही, कैमरा और रील, ये सारी एक साथ यूज की जाती है। जूते और जुराब, ये कैसी वस्तुएं हैं? पूरक हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिस्थापन वस्तुओं का उदाहरण है? प्रतिस्थापन वस्तुएं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती हैं? एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती हैं। प्रतिस्थापन वस्तुओं का उदाहरण हमने देखना, कॉफ़ी तथा दूध, ये एक दूसरे के स्थान पर यूज नहीं की जाती हैं, बल्कि एक साथ प्रयोग की जाती हैं। तो ए ऑप्शन जो है ये नहीं है। हीरा तथा गाय, ये डायमंड है और ये एक काऊ है, तो एनिमल है काऊ, गाय है, तो हीरा का और गाय का तो कोई संबंध ही नहीं है, ये भी नहीं है। और सी ऑप्शन है पेन और इंक। पेन और इंक जो है ये तो पूरक वस्तु है, इसलिए ये भी नहीं है। और डी ऑप्शन है सरसों का तेल तथा नारियल का तेल, हाँ ये एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, तो ये जो है प्रतिस्थापन वस्तु है और हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग वक्र में खिसकाव का अर्थ है। मांग वक्र का खिसकना, एक होता मांग वक्र पर संचलन। देखो बच्चों, मांग में जो परिवर्तन है वो दो प्रकार से होता है, तो उसमें एक तो होता मांग वक्र में खिसकाव, मांग वक्र खिसक जाता है, और एक होता मांग वक्र पर संचलन। तो देखो, कीमत में परिवर्तन के बिना, यानी कि कीमत के समान रहने पर मांग में वृद्धि, मांग में कमी, तो वो क्या होता? मांग वक्र का खिसकाव। और कीमत में वृद्धि के कारण मांग में कमी, ये मांग का संकुचन है। ये क्या है? मांग का संकुचन है, और मांग वक्र पर संचलन में ही रहेगा, क्योंकि उसी वक्र पर रहेगा। ये देखना बच्चों, ये देखिएगा, कीमत में वृद्धि के कारण मांग में कमी। अब देखिएगा, जैसे यहाँ पर ये मांग है ए, और ए जो ऑप्शन है, और ये है P2 और ये है P1, ये है Q2 और ये है Q1। पहले क्या था? P कीमत है, Q1 की मांग हो रही है, लेकिन जैसे ही कीमत बढ़ जाती है, P1 से P2 पर चली जाती है, तो ये जो डिमांड है ना, ये वापस आ जाती है, यानी कि कम हो जाती है। तो क्या कहा? कीमत में वृद्धि के कारण मांग में कमी हो जाती है, यानी कि A से B पर चला गया, उसी मांग वक्र पर है, मांग वक्र पर संचलन बोलते हैं। तो कीमत में वृद्धि के कारण मांग में कमी, ये ऑप्शन नहीं है। कीमत में कमी के कारण मांग में वृद्धि, ये मांग का विस्तार। अगर बी ऑप्शन से ए पर आ रहा है तो ये विस्तार है, ये भी ऑप्शन नहीं है। कीमत में परिवर्तन के बिना, बहुत ध्यान से देखना, यानी कि कीमत के समान रहने पर, अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो कीमत समान रही है। मांग में परिवर्तन, ये हमारा जो ऑप्शन है ए, बी और सी ऑप्शन है, ये बिल्कुल ठीक है। इसमें से कोई नहीं, ये नहीं आएगा, ये डी ऑप्शन गलत है। तो बच्चों, यहाँ हमने देखा कि कीमत में परिवर्तन के बिना, यानी कि कीमत के समान रहने पर मांग में परिवर्तन, और उसमें क्या होता है उसका डायग्राम भी हम आपको बनाकर दिखा देते हैं। जैसे ये मांग वक्र है पहला, और इसके बाद मांग वक्र खिसक जाएगा, चाहे तो ऊपर की तरफ जाएगा और चाहे नीचे की तरफ जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे कि मांग वक्र में खिसकाव। कीमत समान रहेगी और मांग बढ़ जाएगी या घट जाएगी, उसको मांग में वृद्धि और कमी बोलते हैं। ओके, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां जो प्रश्न आपके सामने है वो क्या है? गीफन वस्तु की स्थिति में मांग वक्र का ढलान होता है। गीफन वस्तु की स्थिति में मांग वक्र का ढलान होता है ऋणात्मक, गलत। धनात्मक, ये बिल्कुल ठीक है। ओ एक्स के समानांतर, ये भी गलत। ओ वाई के समांतर, ये भी गलत। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो बी ऑप्शन है, ये ए ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, और सी और डी ऑप्शन भी हमारे गलत हैं, क्योंकि गीफन वस्तुओं की स्थिति में मांग वक्र का ढलान धनात्मक इस प्रकार से होता है। ये डिमांड कर्व है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हमेशा याद रखें, हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिखना है, वाई पे क्या लिखना है, ये भी आपने ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग का नियम एक पहलू है। देखो बच्चों, मांग का नियम एक पहलू है।
ए ऑप्शन है गुणात्मक, बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन है मात्रात्मक, नहीं, ये मात्रा का ज्ञान नहीं कराता। मांग का नियम सिर्फ दिशा बताता है। क्या बताता है? दिशा बताता है। जो मांग का जो नियम है वो क्या है ना, दिशा बताएगा कि भी मांग घटी है या बढ़ी है कीमत के बढ़ने या घटने से। जैसे मान लीजिए मांग का जो नियम है, कीमत के बढ़ने से अगर मान लीजिए मांग कम हो जाती है और कीमत के कम होने से मांग बढ़ जाती है, तो वो क्या दिखाएगा? ये एक गुणात्मक, सिर्फ एक दिशा दिखाएगा। जैसे हम यहाँ पर दिखाएंगे कीमत के, जैसे यहाँ पर ये प्राइस है और मांग, अभी आप देखेंगे मांग वक्र, कीमत के बढ़ने से मांग कम हो गई, कीमत के घटने से मांग बढ़ गई, लेकिन दिशा है, ये नहीं बताता कि कितनी बढ़ गई और कितनी घट गई, इसलिए गुणात्मक पहलू है। सी उपर्युक्त दोनों गलत है, डी इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो प्यारे बच्चों, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गिफन पदार्थ होते हैं, गिफन पदार्थ होते हैं, कैसे होते हैं गिफन पदार्थ? स्थानापन्न, सामान्य, पूरक और घटिया। यहाँ पर जो ए ऑप्शन है ना ये गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है और डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। घटिया होते हैं, जो घटिया पदार्थ है ना, घटिया पदार्थ हैं, उन्हीं में जो गिफन पदार्थ हैं, गिफन पदार्थ होते हैं। तो गिफन जो पदार्थ हैं वो घटिया पदार्थों में से ही होते हैं, ठीक है। तो ये गिफन पदार्थ है। तो गिफन पदार्थ कैसे होते हैं? घटिया पदार्थ होते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16वां, मांग में कमी का कारण है। जो मांग में कमी है उसका क्या कारण होता है? मांग में कमी, बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। मांग में कमी, मांग में वृद्धि, इनके क्या कारण होते हैं? तो मांग में कमी की बात करेंगे हम, क्योंकि अन्य कारणों में परिवर्तन होने से, कीमत के समान रहने से वस्तु की कीमत में वृद्धि, बिल्कुल गलत। उपभोक्ता की आय में कमी होगी तो मांग में कमी। अब देखते हैं, अब हम यहाँ देखेंगे ए ऑप्शन है वस्तु की कीमत में वृद्धि, क्योंकि कीमत तो समान रहेगी कमी में और वृद्धि में। अब वस्तु की कीमत में कमी, ये दोनों तो बिल्कुल ही गए, ये डी ऑप्शन है, ये बी है और ये सी है। तो बच्चों वस्तु की कीमत में वृद्धि भी गया, वस्तु की कीमत में कमी भी गई। अब हम देखेंगे मांग में कमी कब हो जाती है? जब उपभोक्ता की आय में कमी आ जाती है, क्योंकि ये अन्य कारणों में आ जाता है। आय कम होगी तो मांग भी कम होगी, और आय में वृद्धि से तो मांग बढ़नी चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन भी गया। इसलिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम एक ही मांग वक्र पर बाएं से दाएं चलते हैं, एक ही मांग वक्र पर, यहाँ देखना बच्चों, ये एक ही मांग वक्र है और बाएं से दाएं, यहाँ से और दाएं, बाएं से दाएं चलते हैं, बाएं से दाएं चलते हैं तो मांग का विस्तार, मांग का संकुचन, मांग में कमी, मांग में वृद्धि। तो देखो ये ए से बी पर जाएगा तो विस्तार हो रहा है, मांग बढ़ रही है, पहले Q1 फिर Q2, तो ये हमारा विस्तार आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, मांग का विस्तार। बी गलत है, संकुचन नहीं होगा। सी मांग में कमी और डी मांग में वृद्धि, क्योंकि कीमत में बाएं से दाएं उसी मांग वक्र पर संचलन होता है, विस्तार और संकुचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमें क्लियर हो गया कि हमारा ए ऑप्शन ठीक है। यदि किसी वस्तु का कीमत प्रभाव धनात्मक और आय प्रभाव ऋणात्मक हो तो वह वस्तु कैसी होगी? देखो कीमत प्रभाव हमेशा, कीमत प्रभाव जो है धनात्मक और आय प्रभाव ऋणात्मक, ये तो उल्टा हो गया। कैसी वस्तु होगी? प्रतिस्थापन वस्तु, गिफन वस्तु, सामान्य वस्तु, पूरक वस्तु। देखो बच्चों ए ऑप्शन है प्रतिस्थापन, बी गिफन, सी सामान्य और डी पूरक। तो यहाँ पर ये गिफन वस्तु होगी, कि गिफन वस्तु ऐसी होती है जिसका कीमत प्रभाव धनात्मक, इसका मतलब है कि कीमत प्रभाव धनात्मक का क्या अर्थ है, और आय प्रभाव ऋणात्मक। वैसे तो कीमत बढ़ने से क्या होता है कि मांग घटती है और कीमत के घटने से मांग बढ़ती है, लेकिन ये यहाँ पर उल्टा है, आय प्रभाव ऋणात्मक। इसका मतलब है जैसे जैसे हमारी आय बढ़ेगी हम उन वस्तुओं की मांग कम करेंगे। तो वो कौन सी वस्तु की? गिफन वस्तु। गिफन वस्तुएं घटिया वस्तुएं होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां प्रश्न है हमारे सामने, सामान्य वस्तु की दशा में आय प्रभाव हमेशा धनात्मक और कीमत प्रभाव ऋणात्मक होता है।
कीमत प्रभाव हमेशा ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव रहेगा और ये पॉजिटिव होता है आय प्रभाव। तो धनात्मक और ऋणात्मक का कॉम्बिनेशन हम देखते हैं। तो ए ऑप्शन है धनात्मक और ऋणात्मक, ये बिल्कुल ठीक है। बी ऋणात्मक और धनात्मक गलत, सी दोनों गलत, डी इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत। तो प्यारे बच्चों हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मांगी गई मात्रा में परिवर्तन से अभिप्राय है। देखो बच्चों, एक होती है मांग और एक है मांगी गई मात्रा में परिवर्तन से अभिप्राय है। अन्य बातें समान रहने पर केवल वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन आता है। इसमें एक ही मांग वक्र पर संचलन होता है। मांग में विस्तार तथा संकुचन इसी के प्रकार हैं। उपरोक्त सभी, देखो बच्चों, मांग और मांगी गई मात्रा, आपको ये क्लियर होना चाहिए। मांगी गई मात्रा क्या होती है कि देखिएगा, एक निश्चित कीमत पर निश्चित वस्तु की निश्चित मांग जो की जाती है वो मांगी गई मात्रा है। अब जैसे देखो, मैं बता देती हूँ आपको, एक शेड्यूल बनाकर दिखाती हूँ कि प्राइस और डिमांड 1 2 3 4 और डिमांड है 4 3 2 1। अब मांग क्या होती है कि अलग अलग कीमत पर अलग अलग मांग, जैसे ये पूरा जो शेड्यूल है ये मांग को दिखाता है, विभिन्न संभव कीमतों पर विभिन्न मात्रा। और इसमें से हम एक उठा लेते हैं कि एक निश्चित कीमत पर निश्चित मात्रा। मान लीजिए 2 रुपये की कीमत है, प्राइस है 2 और मांग है 3, तो यो एक जो उठा लिया ना, ये मांगी गई मात्रा है। अब देखो इसकी विशेषताएं देखते हैं। अन्य बातें समान रहने पर केवल वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन आता है। इसमें एक ही मांग वक्र पर संचलन है, कीमत है और मांग है उसी मांग वक्र पर। मांग में विस्तार और संकुचन इसी के प्रकार है। इसमें परिवर्तन की बात की इसने, उपरोक्त सभी। तो बच्चों जो 20वां जो क्वेश्चन है ना, इसका जो सही आंसर है ना, उपरोक्त सभी है। क्या आंसर है इसका? उपरोक्त सभी आएगा इसका आंसर, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा। तो जो ए ऑप्शन है, ए बी सी और डी, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। ओके, नेक्स्ट है 21वां जो प्रश्न है मांग फलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मांग फलन को समीकरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। डी डिमांड ए प्लस बी पी बिल्कुल गलत है। ए डिवाइडेड बाई बी पी ये भी गलत है। सी जो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन डिमांड, ए माइनस बी पी ये बिल्कुल ठीक है। और डी ऑप्शन है डी ए मल्टीप्लाई बी पी, ये गलत है। तो बच्चों ए माइनस बी पी कैसे ठीक है, ये मैं तुम्हें क्लियर कर देती हूँ। देखो बच्चों, ए क्या है? ए है जो हमने अन्य बातें समान रहने पर, अन्य कारण हैं। ए क्या है? कांस्टेंट है। और माइनस बी, बी क्या है? स्लोप है। और पी क्या है? प्राइस है। क्या है? प्राइस, कीमत। तो देखो ये जो स्लोप है ना, जो मांग वक्र का जो ढलान है, वो इसको यानी कि मांग फलन, यानी कि मांग फलन को समीकरण के रूप में, यानी कि डिमांड इज द फंक्शन ऑफ ए माइनस बी पी। देखो बी पी नेगेटिव स्लोप है इसलिए माइनस का निशान आया है। ये तो बी है। और प्राइस, यहाँ पर प्राइस का संबंध है और ये एक्स एक्सिस पे यहाँ क्वांटिटी है। कहने का मतलब ये है कि जो डिमांड है, क्वांटिटी डिमांडेड, किस चीज़ का फलन है? ए है अन्य बातें समान रहने पर, यानी कि कांस्टेंट। हमने क्या माना भाई? वो उपभोक्ता की आय है, कीमत के अलावा बाकी जो चीज़ें हैं, रुचि है, संबंधित वस्तुओं की कीमत है, वो स्थिर, उनके लिए ए लिखा है। माइनस का निशान इसलिए क्योंकि नेगेटिव स्लोप होता है, मांग का और कीमत में विपरीत संबंध है। और बी है स्लोप और पी है प्राइस। तो हमारा ए माइनस बी पी, माइनस का निशान इसलिए है क्योंकि मांग में और कीमत में विपरीत संबंध है, ऋणात्मक संबंध है, तो इसलिए सी ऑप्शन है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है 22वां आय प्रभाव से अभिप्राय है। किसी वस्तु की कीमत कम होने पर वास्तविक आय बढ़ जाती है। किसी वस्तु की कीमत कम होने पर वास्तविक आय बढ़ जाती है। देखो बच्चों, अगर कीमत कम हो जाएगी, मान लीजिए आप बाज़ार में जाते हो और आपकी मदर ने बोला कि आपको एप्पल लेके आने हैं, एप्पल आपने ख़रीदने हैं और 100 रुपीज़ आपको दिए कि भी 100 रुपीज़ के एप्पल लेके आओ। ठीक है, किसी वस्तु की कीमत कम होने पर वास्तविक आय बढ़ जाती है और आपको बोला कि 1 kg 100 रुपीज़ का रेट है, 1 kg ले आना। लेकिन जैसे ही आप मार्केट में जाते हैं तो क्या हुआ कि एप्पल मिलते हैं 50 रुपये के हिसाब से।
तो जैसे ही आपने देखा कीमत कम हो गई, 50 रुपये हो गई, और वास्तविक आय मेरी तो 50 रुपये बच जाएंगे, यानी कि बढ़ गई 50 रुपये इनकम। ओके, कीमत बढ़ने पर अगर मान लीजिए 100 रुपीज़ का रेट है और आपको मार्केट में गए हैं, सीजन नहीं है, तो आपको 200 रुपये का पर केजी एप्पल मिल रहा है, तो क्या होगा कि आपकी वास्तविक आय घट जाती है, क्योंकि 1 किलो की बजाय आप आधा किलो ले पाएंगे, तो वास्तविक आय कम हो जाती है। तो उपयुक्त दोनों, ये दोनों, ये देखो, आय प्रभाव से अभिप्राय है किसी वस्तु की कीमत कम होने पर वास्तविक आय बढ़ जाती है। अगर 100 की बजाय कीमत 50 होगी तो वास्तविक आय आपकी 50 रुपये बच जाते हैं, बढ़ जाती है। अगर डबल हो जाती है कीमत तो क्या होता है कि वास्तविक आय कम हो जाती है। तो उपयुक्त दोनों, यानी कि ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है ऑप्शन, और डी कीमत समान रहने पर वास्तविक आय समान रहती है, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम उपयुक्त दोनों करेंगे, क्योंकि वास्तविक आय और वो मौद्रिक आय, तो इसको छोड़ो, आपका ये ऑप्शन जो है उपयुक्त दोनों, ये बिल्कुल ठीक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग के नियम के अपवाद हैं। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, बिल्कुल ठीक है, ये अपवाद है, ए ऑप्शन। गिफन वस्तुएं, ये भी ठीक है, ये भी बी ऑप्शन अपवाद है। अज्ञानता, ये भी ठीक है, ये भी मांग के नियम के अपवाद है। आपातकालीन स्थिति, डी, ये भी ठीक है। और उपयुक्त सभी, तो हमारा जो ये ऑप्शन है ये ई ऑप्शन है यहाँ पर, क्योंकि इसमें 5 दिए हैं। तो बच्चों ये जो है आपातकालीन स्थिति, उपयुक्त सभी हमारा उत्तर आएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये सभी हमने ऑप्शन में, हमने ये लास्ट वाला ऑप्शन देना है कि उपयुक्त सभी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां, मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक होने के कारण है, यानी कि जो नेगेटिव स्लोप है ना मांग वक्र का, ये क्यों है। घटती सीमांत उपयोगिता, बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन। आय प्रभाव, ये भी ठीक है। प्रतिस्थापन प्रभाव, ये भी ठीक है। उपरोक्त सभी, तो डी ऑप्शन जो है ये हमारा बिल्कुल ठीक है बच्चों, सभी हैं, इसके कारण है मांग वक्र के ढलान, ऋणात्मक ढलान के। तो हमारा सही ऑप्शन डी है, तो इसलिए इसको हम हटा देते हैं और डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, किन वस्तुओं का मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सामान्य वस्तुओं का होता है। ए, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, सी और डी तो ये नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26वां जो प्रश्न है, गिफन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है। गिफन वस्तुओं पर मांग का नियम बिल्कुल लागू नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है, तो ये असत्य है, क्योंकि ये सामान्य वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है, केवल सामान्य वस्तुओं पर। ओके बच्चों, तो हमारा दूसरा असत्य है, ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट है, सामान्यतः मांग वक्र का ढलान धनात्मक होता है, ये बिल्कुल असत्य है, क्योंकि मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक होता है, ना कि धनात्मक, इसलिए ये दूसरा है, यानी कि असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग का नियम एक मात्रात्मक पहलू है, ये भी असत्य है। क्यों है, क्योंकि गुणात्मक पहलू है, ये केवल दिशा बताता है। ठीक है, ये दिशा बताता है, मात्रा का ज्ञान नहीं कराता मांग का नियम। और जो मांग की लोच है, मांग की जो लोच है वो मात्रात्मक पहलू है, वो मात्रा का ज्ञान कराता है। तो मांग का नियम केवल दिशा है, दिशा का ज्ञान कराता है। ओके, इसलिए गलत है। यदि एक्स वस्तु की कीमत घटने पर वाई वस्तु की मांग बढ़ जाए तो ये स्थानापन्न वस्तु है, बिल्कुल ठीक है भाई। एक की कीमत कम होने से, एक की कीमत, एक मिनट एक्स वस्तु, सॉरी एक बार दोबारा से बताती हूँ, एक्स वस्तु की कीमत कम होने से, ये जो एक्स वस्तु है इसकी जो प्राइस है वो कम हो गया, तो वाई वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, तो ये तो पूरक वस्तु है। ये कैसी वस्तु है, तो वाई वस्तु की जो डिमांड बढ़ेगी तो वो पूरक है। अब मान लीजिए गाड़ी है और पेट्रोल है, तो अगर मान लीजिए गाड़ी की कीमत कम हो जाएगी तो लोग गाड़ी ज़्यादा खरीदेंगे और पेट्रोल की मांग ज़्यादा करेंगे, तो ये पूरक वस्तु है, इसलिए ये असत्य है। क्योंकि यहाँ पर पूरक होता तो ये सत्य होता, लेकिन अब ये नहीं है, इसलिए असत्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि न होने से जब उसकी मांगी गई मात्रा बढ़ जाती है तो इसे क्या कहेंगे, मांग में वृद्धि कहते हैं। ये बिल्कुल सही है। देखो बच्चों, कीमत के समान रहने पर, इसका मतलब है कीमत के समान रहने पर, यानी कि वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि न होने से जब उसकी मांगी गई मात्रा बढ़ जाती अन्य कारणों की वजह से, तो इसे मांग में वृद्धि कहेंगे। बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन ही हमारा ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस, और मैं उम्मीद करूँगी कि आपको ये सभी क्लियर हो गए हैं। थैंक यू बच्चों।